एवरीवन, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 है जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पहले हमने लेविस स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उन दोनों थ्योरी में क्या कहा गया था, जैसे कि सबसे पहले जो लेविस रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा ये बता दिया गया था, बट उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था कि जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है, बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट था VSEPR थ्योरी, उसमें क्या है सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में बात की गई थी। उसके अलावा उसमें कुछ भी स्पेसिफिकली बताया नहीं गया था कि ज्योमेट्री किस तरह से फॉर्म होती है। तो उसी वजह से ये क्या है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया था जिसका मेन मकसद क्या था कि ऑर्बिटल में किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, किस तरह से बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं और किस तरह से उनकी ज्योमेट्री जो है वो डिसाइड होती है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली इसी के लिए बात करता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके वन बाय वन इसके इम्पॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे एटम होता है उसमें क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों साइड इस तरह से क्या होता है, ये शेल पाए जाते हैं। इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जैसे कि कोई भी दो एटम है, एक ये हो गया, उसके बाद मान लीजिए ये कोई दूसरा एटम है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा और रिपल्सिव फोर्स भी होगा। जैसे कि अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है। जैसे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में होगा। और जो रिपल्सिव फोर्स है वो किन के बीच होगा, रिपल्सिव फोर्स आपको पता होगा कि सेम चार्जेस के बीच होता है, मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में रिपेल करेंगे, और इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस ये करेंगे आपस में रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन इन दोनों के बीच होगा। तो इस तरह से फोर्स जनरेट होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर इसे डिटरमाइन करें तो ये जो फोर्स इनके बीच जनरेट हो रहा है, तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इनके बीच जब कोई भी दो एटम जो होते हैं कंबाइन होते हैं, तब क्या होता है, इसमें शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्स उसमें ज़्यादा है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर लेता है, कि मतलब एक दूसरे को मतलब कि काउंटरैक्ट करके कि दोनों क्या हो जाते हैं कि एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तब उनके बीच क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब कोई दो अलग अलग एटम कंबाइन होते हैं तो उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब उसके बाद देखिए इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन होके H2 फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए ऑर्बिटल्स का शेप किस तरह से होता है। जो S ऑर्बिटल होता है उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, और जो P ऑर्बिटल होता है उसका शेप ये होता है। ठीक है, जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं धनात्मक, और जो दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो अगर ये जैसे ये पॉजिटिव है और P का भी अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस तरह से अगर ये ओवरलैपिंग हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन यहाँ पर अगर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये P है और ये दूसरा यहाँ पर ये P है। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तब क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। सिमिलरली अगर इसी तरह से S और P का अगर हम साथ में लें, तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इस तरह से दो तरह की ओवरलैपिंग होती है।
अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपने पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वो किस तरह से फॉर्म होता है ये देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड भी ये ओवरलैपिंग की वजह से होता है। अब देखिए सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। जब भी कोई ओवरलैपिंग क्या होती है, हेड ऑन होती है। जैसे अब यहाँ पे आप बनाकर देखते हैं, ये एस है और ये एस है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, हेड ऑन, ये यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर पी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है और इसके साथ ये यहाँ पर अगेन एक पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगर एस और पी दोनों की बात की जाए तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो इससे वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरह की ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ रहा होगा। इसमें क्या है कि उसमें हेड ऑन होता था कि मतलब इस तरह से, लेकिन इसमें क्या होगा, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण, और जो ये हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इसे हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन, ठीक है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ आए। अब उसके बाद देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म द न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन, ये जो इसके टाइप्स हैं, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होकर, वो ओवरलैप होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देखेंगे कि इसमें के क्या क्या फीचर्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज। जैसे कि क्या होगा कि अगर हम एक s और एक p ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो हमें कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे, ठीक है, sp के 2 मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक p और एक s को कंबाइन कराया है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई होप आप लोग को मेरी जो हैंड राइटिंग है वो समझ आ रही होगी, क्योंकि जनरली मैं वाइट पेपर्स ही यूज़ करती हूँ लिखने के लिए, बट यहाँ पर मुझे जो सामने दिखा मैंने उसी पे ही नोट कर दिया है। तो इस वजह से इसमें क्या है, थोड़ा सा ये पेपर जो है ब्लर आपको पीछे का दिख रहा होगा इसमें, बट आई होप आप लोग इससे समझने की कोशिश करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। मतलब कि जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जैसे कि हमने s और p को कंबाइन किया, तो जो ये दो sp मतलब बनेंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और उनका शेप जो होगा वो सेम होगा। अब उसके बाद देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स मोर स्टेबल बॉन्ड्स। मतलब कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले से थे उनके कंपेयर में जो ये बाद में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये इनके जो बॉन्ड्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब उसके बाद देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि क्या होता है, हम किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ज्योमेट्री को इंडिकेट करता है। तो ये इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कंडीशंस देखते हैं। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के कंडीशंस देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ऑर्बिटल प्रेजेंट्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज। मतलब कि जो वैलेंस शेल होता है उसके जो ऑर्बिटल्स है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ऑर्बिटल अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव इक्वल एनर्जी। मतलब कि जिनको भी हम कंबाइन करें, जिनका भी हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको किसी भी टॉपिक में एकदम डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आप मतलब 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं IIT JEE वगैरह, आप
आपको एकदम उस लेवल के नहीं जाना है, बट जिस तरह से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जब भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, एक बार प्रीवियस ईयर को देखें या फिर कोई भी जो आपकी MCQs की बुक है उसे अगर आपको क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, मतलब कि आप क्या सही ट्रैक पे हैं, आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं। तो कोई भी टॉपिक है उसको आपको एकदम डीप में भी नहीं पढ़ना और एकदम ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है, सबको एक स्पेसिफिक दायरा है वहाँ तक उसको पढ़ना है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एसेंशियल, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन होने के पहले इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में प्रमोशन हो, ये इसके लिए ज़रूरी कंडीशन नहीं है। अब उसके बाद देखिए हाफ एंड फुल फिल बोथ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कंडीशन नहीं है कि हाफ फिल्ड होना चाहिए, फुल फिल्ड होना चाहिए, दोनों तरह के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये कुछ 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि 4 to 8 जो है, जिसमें कि डी ऑर्बिटल भी जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद हम इसके कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिसमें कि मैं सबसे पहले ये SP का एग्जांपल एक लेते हैं कि SP और यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आप इसका रोटेशन देखें तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे SP है, मतलब कि यहाँ पे एक S और एक P ऑर्बिटल को हम साथ में हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। उसके बाद SP2 है, मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे 2 P ऑर्बिटल है और एक S ऑर्बिटल है। SP3 का मतलब क्या होगा, 3 P ऑर्बिटल है और एक S ऑर्बिटल है। और इसमें जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने बनेंगे कि जैसे SP है तो 2 बनेंगे, ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे SP, और सेकंड जैसे SP2 है, ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल 3 है तो 3 SP2 ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे। उसके बाद SP3 में भी ऐसे ही हो जाएगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे SP3 के। तो इस तरह से ये यहाँ पे चलता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं SP, ठीक है, जैसे BeCl2 में क्या होगा कि दोनों के वैलेंस, यहाँ पे जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों का यहाँ पे p ऑर्बिटल आप लेंगे, तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं होने की वजह से क्या होगा कि ये बिल्कुल ये लीनियर शेप का बनेगा। तो इससे हम इसकी ज्योमेट्री पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि ये इसका जो शेप है ये लीनियर है, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ नेक्स्ट SP3 के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 में क्या होता है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और इसमें एक लोन पेयर होता है, ठीक है। इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। उसके बाद इसका जो आउटर, यहाँ पे हमने जो अभी पॉइंट्स पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि जो वैलेंस जो ऑर्बिटल है वैलेंस शेल में वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये भी H हो गया और ये भी H, ठीक है, ये तीनों में क्या होगा S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसके बाद जो नाइट्रोजन है इसमें P ऑर्बिटल, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी और इस तरह से क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर SP3 में क्या होंगे, 4 SP3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसका जो शेप देखिए वो किस तरह से बन रहा है, ये जो शेप है ये शेप कहलाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब इसके बाद SP3 का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए CH4 में क्या होता है, 1H 2H 3H और एक मान लीजिए H, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो अब इसमें भी क्या होगा कि कार्बन जो होगा उसका यहाँ पे P ऑर्बिटल, ठीक है, और जो हाइड्रोजन जितने हैं इनका ये S ऑर्बिटल। तो इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग होगी। तो इसमें क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल शेप जो है वो बन रहा है। तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या करता है, ज्योमेट्री भी इंडिकेट करता है, मतलब कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को हम देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आप इसके एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th का। तो आप इसे NCERT से एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।